नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है दरअसल आपका 27 मार्च यानी कि 27 मार्च और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा शिद्दत के साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बहुत बेहतर ढंग से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय अब शेष नहीं है। इस बात को मैं आपको हर दिन जो है, हर दिवस जो है, मैं आपको याद दिलाता हूं कि ताकि आपके जहन में इस बात का जो है आभास रहे कि आपके पास समय कम है और आपको पूरी शिद्दत के साथ स्टडी आपको जो है करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज के सेशन को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले आप लोग को पता होगा कि अभी ऑफर था 26 तक, तो अभी भी आप लोग चाहें तो अगर कुछ एडमिशन ले सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एडमिशन ले लीजिए, बाद में मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल किया था, यानी कि अभी हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे फटाफट। तो पहला हम लोग को टॉपिक कल क्या था कि 59वां यानी कि जो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसे विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक, और कल मैंने आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं होती हैं उनमें दरअसल ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अब क्या हुआ है, अंग्रेजी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आप कहेंगे सर 23 भाषाओं में, क्योंकि पहले 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं थी 22 भाषाएं उनमें दिया जाता था। अच्छा, अनुसूची की अगर बात आ गई तो आप जानते होंगे कि अनुसूचियों से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, मैं आपसे मैं आपको पर पूरा भरोसा करते हुए मान के चल रहा हूं कि आप लोग अनुसूची को जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, जितनी भी अनुसूची हैं उनसे खूब प्रश्न आते हैं। तो ये आप लोग अनुसूची अर्थात शेड्यूल को क्या कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ये मैं आपको टास्क देता हूं, पहला टास्क। कल मैं इसको भूल गया था आपको देना होमवर्क, आज मैं देता हूं कि जितने भी हमारी अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों में क्या कुछ विषय शामिल किए गए हैं उन पर आप जो है कमेंट अच्छे तरीके से करते हुए चीजों को बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग में संयुक्त सचिव के रूप में अनुज कुमार जो है सिंह को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया। और कल हमने आपको संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया था। कल हमने आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताया था। मैंने कल आपको बताया था कि दरअसल जो संघ लोक सेवा आयोग अर्थात जो यूपीएससी होते हैं उनके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये अध्यक्ष और सदस्य अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। जबकि हमने राज्य लोक सेवा आयोग की अगर बात की थी तो हमने कहा था राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ थी। गड़बड़ क्या थी, जो कि आप लोग अक्सर एग्जाम में करके आते हो। यहां पर मैटर क्या था, जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वही उनको हटा सकते हैं, इस आधार पर अगर देखा जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति चूंकि राज्यपाल करते हैं तो इन राज्यपाल को ही हटाने का जो है प्रावधान होना चाहिए था। लेकिन यहां पर गड़बड़ है, यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहां पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन इन्हें राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं, बल्कि इन्हें राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। इसलिए यह प्रश्न आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहां पर आप लोग कंफ्यूजन की स्थिति में मत रहिएगा। ठीक है, चलिए एनएसओ इंडिया ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के सहयोग से हैक द फ्यूचर शीर्षक से हैकथॉन का सफलतापूर्वक जो है आयोजन किया था। इसके बारे में हमने कल आपको समझाया था। आगे, केंद्र ने 1 अप्रैल 2023 से सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में वृद्धि की है, जो कि कल हमने आपको कराया था कि किस तरीके से हमारे और इनके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है, चाहे वो सैलरी से लेकर के हो, चाहे सुविधाओं को लेकर के हो। आगे, तो अभी वेतन कितना कर दिया गया है, 1,24,000 जो है, माना कि 1.24 लाख जो है इनका प्रतिमाह वेतन कर दिया गया है। अभी 1 लाख रुपए इनका वेतन था और ये जो वृद्धि की गई है वो दरअसल 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। आप कहेंगे सर वृद्धि अभी की गई है तो 1 अप्रैल 2023 से क्यों मान्य होगा? वो इसलिए मान्य होगा क्योंकि आप जानते होंगे कि दरअसल ये जो वेतन में वृद्धि जो इनकी की गई है वो दरअसल 2018 में की गई थी। ठीक है, 2018 के बाद 2023 में किया जाना था, क्योंकि 5 साल
के बाद इनके वेतन भत्तों में वृद्धि की जाती है, तो उस हिसाब से 2023 में वृद्धि की जानी थी, लेकिन 2023 में नहीं की गई, 2025 में की जा रही है। तो इसीलिए इस 2023 और 2024 का जो बीच का गैप जो हुआ, इस गैप को भी ये लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। यानी कि इनको जो सुविधाएं मिलेंगी, जो वेतन बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, वो मिलेगा इनको 1 अप्रैल 2023 से भाई साहब। ठीक, देख लीजिए आप लोग, नेता लोग कितने खतरनाक होते हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्या मिलता है, राम जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। असम राइफल्स का स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, आप ये भी जानते होंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और दरअसल यह शहीद दिवस 1931 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने की स्मृति में दरअसल यह मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को भी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि अगर हम बात वर्ल्ड टीबी डे की करते हैं तो यह 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और आप जानते होंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के माध्यम से यह रोग फैलता है, और यह दरअसल क्या है, एयरबॉर्न डिजीज है। यह भी आप लोग जानते होंगे संक्रामक बीमारी है अपने आप में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात 2025 विश्व टीबी दिवस की करते हैं तो इसकी इस बार वर्ष की थीम क्या थी, थीम इस वर्ष की थी, हम क्षय रोग को अर्थात टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम। ये इस वर्ष की क्या है, थीम है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और कल हमने आपको बताया था कि यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य है, उस सतत विकास लक्ष्यों में वर्ष 2030 तक जो है टीबी को मुक्त करना था, उन्मूलन इनका करना था। लेकिन भारत सरकार ने कहा ना जी, तुम तो 2030 में करोगे, हम आपसे पहले करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा अच्छा जी, तुम ऐसा पहले काहे कर लोगे? उन्होंने कहा जी मेरा मन। तो भारत ने कहा हम तुमसे 5 साल पहले करके दिखाएंगे। तो भारत सरकार ने 2025 का टारगेट किया कि हे भाई, हम 2025 में टीबी को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आप ये भी जानते होंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है दिसंबर 2024 में 100 दिवस का एक कार्यक्रम जो है चलाया गया टीबी के खिलाफ, जिसको हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। तो आपको इन सारे प्रश्नों पर, इन सारे बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आगे, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 वायलिन वादक आर के श्रीराम कुमार को दिया गया है। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जितने पुरस्कार होते हैं, जितने प्राइजेस होते हैं, उनकी एक लिस्टिंग कर लीजिएगा और आप एग्जाम के पहले उसको रेडी कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जितनी लिस्टिंग होगी, चाहे युद्धाभ्यास की हो, पुरस्कार की हो, नोबेल प्राइज की हो, इसको मैं आपके एग्जाम के पहले मैं आपको रटाऊंगा, कराऊंगा, लगातार आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में गलत ना होने पाए। ये मेरा क्या ध्येय है। और भाई साहब सुन लीजिए, सिलेक्शन लेना है किसी भी तरीके से, कोई भी इफ और बट मुझसे नहीं होना चाहिए। आप व्यक्तिगत मुझसे सलाह कर सकते हैं, 8604409220 पर आप मुझसे कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इतनी हेल्प करने के बाद भी आप कहेंगे सर जी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मामला गड़बड़ हो जाना भाई साहब। ध्यान दीजिएगा, इसलिए पढ़ लो किसी भी हाल में। ठीक है, ये जो चैटियाते हो रात रात भर, इससे बच जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सदी कैसे जान गए? ए भाई, सब कुछ जानते हैं हम। ठीक है, क्या एक नहीं कहा जाता है कि क्या, खैर छोड़िए। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब है कि चैटियाने से जिंदगी नहीं बदलने वाली, और ऐसे भी आजकल माहौल बहुत बदल रहा है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, तो बचे रहिएगा और पढ़ाई पर फोकस कर लीजिएगा। चलिए, विश्व क्षय रोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और जो लोग बैठे रहते हैं भैया, थोड़ा सा मेहनत करके एक बार कमेंट जरूर कर दिया करें। मैं बार बार कहता हूं कि हो सकता है कि जिस कमेंट का उत्तर आप देते हैं वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक बार उत्तर जरूर देने का आप लोग प्रयास किया करें, और इससे हमें लगता है कि हाँ भाई आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते हैं और यहां तक पहुंचते हैं कम से कम। ठीक है, और इसके बाद में जो एक मैं प्रश्न आपको देता हूं आपके निबंध के लिए, आपके मुख्य परीक्षा के लिए, उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं हम आज के पहले टॉपिक पर। आज का पहला हमारा टॉपिक है लेट्स स्टडी नामक अभियान की शुरुआत। आप कहेंगे सर ये अभियान कहां शुरू किया गया है? तो ये अभियान दरअसल शुरू किया गया है आपका जो पड़ोसी देश है, कौन सा?
अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में शासन किसका है भाई साहब? तालिबान का है। और अभी आप जानते होंगे तालिबान के परिप्रेक्ष्य में कि जब से तालिबान शासन वहां पर आया था तब से भारत और अफगानिस्तान के बीच में कोई भी सरकारी वार्ता नहीं हुई थी, लेकिन अभी बीच में एक बैठक संपन्न हुई थी। तो उस बैठक के बारे में आप लोग जानकारी मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद होगा तो अभी क्या हुआ है, चूंकि वहां पर तालिबान शासन है, ऐसे में दरअसल वहां पर क्या हो गया है कि भैया वहां पर दरअसल हो गया है कि वहां पर महिलाओं के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जो है उनकी जो एजुकेशन है वो क्या है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है तालिबान के द्वारा। आप सोचिए कितने बड़े खतरनाक लोग हैं ये लोग कि महिलाओं की शिक्षा को इन्होंने रोक दिया है। ये वैश्विक लेवल पर अपने आप में एक बड़ा जो है एक खराब चीज है। और इस पर मुझे लगता है ग्लोबल लेवल पर जो बड़े बड़े देश हैं उन पर इस पर विचार करना चाहिए कि अगर इस तरीके से नाइंसाफी खासकर महिलाओं के सामने होती है, महिलाओं के लिए होती है, तो इस पर उन बड़ी बड़ी कंट्रियों को बोलना चाहिए, चाहे वो कंट्री अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, जापान हो, चीन हो, कोई भी कंट्री हो, क्योंकि सामाजिक न्याय की बात की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे चीजों पर जरूर जो है रोक लगानी चाहिए। चलिए, तो अभी क्या हुआ है कि अफगानिस्तान में 4 साल तक लड़कियों की शिक्षा पर रोक रहने के बाद कई महिला कार्यकर्ताओं ने तालिबानी नियमों को निंदा करते हुए नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के अवसर पर लेट्स स्टडी नामक अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, आप जानते होंगे इस पॉइंट को कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा को वहां पर पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, अर्थात रोक दिया गया है। बाकी आप यहां पर मैप में देख पा रहे होंगे, यह है आपका सुंदर सा प्यारा सा कौन सा देश, हमारा देश भारत देश। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कौन सा है देश, यहां पर आपका छुटका सा अफगानिस्तान। ठीक है, और अफगानिस्तान की छोटी सी सीमा आपके साथ लगती है कहां से, जम्मू कश्मीर के लद्दाख से, जिसको जम्मू कश्मीर से अलग किया गया हुआ, लद्दाख एक अलग क्षेत्र बनाया गया है। ठीक है सर, तो ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इसकी सीमा थोड़ी सी जो है लद्दाख के साथ यहां पर लगती हुई दिखाई देती है। आपसे आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि हे भाई बताओ अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है या किस स्थान से लगती है, आप कहेंगे सर जी जम्मू कश्मीर या लद्दाख, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या पूछता है आपसे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अफगानिस्तान के बारे में एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। आप कहेंगे सर जी और क्या देखना है, तो और देखना यह है कि 2024 में प्रकाशित यूनेस्को के आंकड़े के अनुसार तालिबान शासित देश में 1.4 करोड़ लड़कियों को जानबूझकर स्कूली शिक्षा से वंचित कर दिया गया है, अर्थात इनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, जानबूझकर कि यह तालिबानी शासनों के द्वारा किया गया है। प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच में भी भारी गिरावट आई है और जहां 1.1 करोड़ कम लड़कियां और लड़के स्कूल जाते हैं। यह भी अपने आप में क्या एक चिंताजनक बात है, जो जिसका ध्यान वैश्विक स्तर पर जो है अलग अलग कंट्रियों को देना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि भाई ऐसा है, देखो अब यहां पर फोकस करने की आवश्यकता है। चलिए बाकी अगर हम बात अफगानिस्तान की करते हैं तो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कुछ देश हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यह है आपका जो है मैप किसका, अफगानिस्तान का। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो ये देखिए यहां पर आपको पूर्व और दक्षिण में क्या दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान, ये इसकी राजधानी काबुल है और इसके पूर्व और दक्षिण में क्या दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम बात करते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में यहां पर आप देख पा रहे हैं ईरान है, कहां पर है, ईरान यहां पर पश्चिम में एकदम से यहां पर दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात उत्तर की करते हैं तो उत्तर में 3 देश आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप कहेंगे सर 3 देश कौन कौन से हैं, तो इसके उत्तर में 3 देश हैं, एक है आपका तजाकिस्तान, एक है उज्बेकिस्तान और एक है आपका तुर्कमेनिस्तान। ये तीनों देश इसके उत्तर में अवस्थित हैं। अगर हम बात उत्तर पूर्व की करते हैं तो उत्तर पूर्व में क्या है, चीन है। कहां पर चीन है भाई साहब, तो इसके उत्तर पूर्व में यहां पर देख पा रहे होंगे आप, ये यहां पर चीन है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो कि हो सकता है कि आपको ना दिख पा रहा हो, तो हम आपको दिखाएंगे जूम करके। जूम तो खेलते हैं। चलिए आइए, ये देखो भाई साहब, ठीक, देखो जी येलो, ठीक दिख रहा है। तो यू देखो भैया, ये हो गया पाकिस्तान, आपका छोटा सा खतरनाक देश है पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में आप जानते हैं क्या हुआ, लाइट वेट बढ़िया उसने चलाई थी क्रिकेट में, नहीं आप जानते होंगे। और यू है भैया आपका ईरान इधर, और उसके ऊपर उत्तर में आप देखिए 3 कंट्री है, इधर तुर्कमेनिस्तान हो गया, इधर उत्तर में उज्बेकिस्तान हो गया और इधर आपका दिख जाएगा तजाकिस्तान आपका दिख गया, ठीक है। और यहीं पर आपको मिल जाएगा चाइना। तो ये आप मैप यहां पर इस तरीके से जो है देख सकते हैं,
ठीक है, ये आपके लिए क्या है, जरूरी है मैप। ठीक है, आप लोग मैप के माध्यम से स्टडी अपनी किया करिए। ठीक है, सब दिख गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया आपका, और ये है आपका काबुल यहां पर। ठीक है, ये देखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब ये पॉइंट ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, मतलब एकमात्र राज्य जो है आपका ये लद्दाख है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, आप इसको भी समझिएगा। ठीक है, जब भी कोई देश चर्चाओं में रहा करे तो उसके सीमावर्ती देश, भारत की सीमा लगती है कि नहीं लगती है, या भारत के कौन कौन से राज्य उस संबंधित देश से लगते हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो याद कर लीजिएगा, खासकर भाई साहब जो ये पूर्वोत्तर राज्य है ना भाई साहब आपके, ये भाई साहब यू वाला देखिए, कौन सा वाला, इत्थे देखिए, कहां गया, ये देखिए, ये जो आपके पूर्वोत्तर राज्य है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे आपका दरअसल इधर असम हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मेघालय हो, चाहे आपका मणिपुर हो, चाहे आपका त्रिपुरा हो, चाहे आपका मिजोरम हो, यहां पर, और चाहे आपका हो सिक्किम, इनसे भैया खूब सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर चलने वाली जो भी संबंधित जो है क्या है, योजनाएं हैं, यहां पर जो नेशनल पार्क, बायोडायवर्सिटी रिजर्व वगैरह जो होंगे वो आपको पता होना चाहिए। इनकी सीमाएं किन किन राज्यों से और किन किन अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कहां कहां से, चाहे वो म्यांमार से लगती हो, चाहे चाइना से लगती हो, कहां कहां से लगती हो, ये इनके बारे में आपको जानकारी खूब बढ़िया से होनी चाहिए। इसके बारे में खूब सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप अपने घर में मैप लगा के रखिए इसी तरीके से। और जैसे यहां पर यूपी लिखा है तो यूपी के राज्यपाल कौन है, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, यहां पर कौन कौन से राज्य जो है नेशनल पार्क है, यहां पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, यहां पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, यहां पर अन्य कोई जानकारी अगर आई है तो वो कौन सी है, यहीं पर भैया नोट डाउन कर लिया करो। और सुबह सुबह जब उठो तो फोन उठाकर चैटियाना नहीं है, गुड मॉर्निंग नहीं भेजना है। गुड मॉर्निंग बाद में भेज दीजिएगा, पहले उठ करके टूथपेस्ट करके, चाय पानी पी करके, या उसके पहले ही पहले मैपवा में जरा नजर डालिएगा कि हे भाई आपने कौन कौन सा इसमें पॉइंट नोट डाउन किया था। ठीक है ना, तो कल से यह कार्यक्रम आपका चलना चाहिए, बजाय इसके कि गुड मॉर्निंग वाला मैसेज भेजने का। ठीक है, तो चॉकलेट वॉकलेट बाद में भेजना, ठीक है, गुड मॉर्निंग के साथ बाद में पहले करना काम मैप वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने बता ही दिया आपको, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये भी हमने आपको बता दिया। और अब आपके सामने इसी पर आधारित एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। क्या देना है कि हाल ही में किस देश के द्वारा शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के अवसर पर लेट्स स्टडी नामक अभियान की शुरुआत की गई है। अभी जस्ट हमने आपको बताया क्या होगा, वो होगा आपका अफगानिस्तान। यानी कि भैया अफगानिस्तान में तालिबान शासन है और वहां पर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। चलिए आगे। स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हुई है। क्या? स्वदेशी रक्षा उत्पादन में। यह भारत के लिए डिफेंस सेक्टर में बड़ी खबर है अपने आप में, और इससे संबंधित मैंने 2 टॉपिक आज आपको कराए हैं। ठीक है, यहां पर आप मैप के माध्यम से देख पा रहे होंगे इंडिया डिफेंस बजट ग्रोथ की अगर बात करते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है बजट में, और इसको मैं आपको दिखाता हूं तुरंत फट से क्या करके, जूम करके, क्योंकि ये आप जो है डेटा अपने मुख्य परीक्षा के लिए नोट डाउन कर सकते हैं पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट ऑन द स्पॉट कर लेना। जो अभ्यर्थी अभी चैनल पर नए होंगे आप लोग 2 कॉपी बना लीजिएगा। आप कहेंगे सर 2 कॉपी किस लिए? 1 कॉपी मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, टास्क के लिए, भैया आपको यह टॉपिक रेडी करना है, और 1 कॉपी मैंने आपको बनवाई हुई है पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए, जहां पर आप अपना उत्तर लेखन का कार्यक्रम करते हैं। यानी कि जो मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, लिखने के लिए पीसीएस का, मेंस का, ठीक है, उनमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप उस प्रश्न को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इस जो है इमेज में देखेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, इंडिया डिफेंस बजट ग्रोथ लाख में है। अब यहां पर इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इसमें जो है वृद्धि की गई है। ये देखिए आप लोग, ठीक है, मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, अगर बात 2013-14 की होती है तो 2.53 जो है, ठीक है, डेटा आपका लाख करोड़ में, ठीक है, 2.53 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और अगर हम बात यहां पर सीधे 2025-26 की करते हैं तो 2025-26 में आप देख पा रहे होंगे सीधा इंक्रीज करते हुए, यहां से इंक्रीज करते हुए यहां पर कितना आ गया है, 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है यहां पर 25-26 में। इतनी ग्रोथ जो है यहां पर आपको देखने को मिल रही है। इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में इसको बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये डेटा आप जो है अपनी कॉपी में अगर मेंस में बनाएंगे तो बढ़िया नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत
ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल कर ली है। दूसरा खास बात यह है कि यह जो वृद्धि रिकॉर्ड है 1,27,000 करोड़ रुपए तक जो है क्या हो ये पहुंच गई है, ठीक है। और रक्षा उत्पादन का मूल्य 2014-15 में 46,429 करोड़ से 174% जो है बढ़ गया। 174% की जो है ग्रोथ हुई है अपने आप में। इट्स ए वेरी बिग डेटा फॉर डिफेंस सेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट, वहीं रक्षा निर्यात की बात करें तो 2023-24 में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो पिछले दशक में 30 गुना बढ़ा है। भारत ने 2029 तक, यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए निर्यात का लक्ष्य रखा है। आत्मनिर्भर इन डिफेंस सेक्टर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर देख पा रहे होंगे 2014-15 की अगर बात करते हैं तो वैल्यू क्या है, वैल्यू करोड़ में है, 46,429 करोड़ रुपए की वैल्यू यहां पर दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करते हैं 2023-24 की तो यहां पर 1,27,265 करोड़ रुपए की वृद्धि यहां पर देखने को मिल रही है। आपको मैं मैप के माध्यम से दिखा दे रहा हूं, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, मैप के माध्यम से इसको भी रेडी कर लीजिएगा कि किस तरीके से दरअसल यहां पर वृद्धि देखने को आपको मिली हुई है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी इसको भी कर लीजिए। ये डेटा भी आपका क्या है, आपके एक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस वाले इमेज को भी आप अपने मेंस के प्रोस्पेक्टिव से नोट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं वहां पर ये सारी पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप सारे डेटा को नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताओ, ठीक है, प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि की है। यह वृद्धि रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा है तो यह कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, भारत ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, यही तो सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में, यानी कि ऊपर के कथनों में कौन सा या से कथन सही है, तो आप पाएंगे कि यह भी सही है, एक भी सही है, दो भी सही है। तो कोड में देखो 1 और 2 कहां पर है, तो आप ये पाएंगे कि सी वाले ऑप्शन में आपका दोनों कथन है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी पर आप लोग हाय बल हल जो है हल्ला करने लगते हो, ए सर जी पैटर्न चेंज हो गया है, सर जी पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, आप अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिए, बदल लीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट हो जाइए। आप हर हाल में एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे, उसके बदलते हुए पैटर्न को आप पिक कर ले जाएंगे। शर्त इतनी सी है कि आप अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए। आप केवल फैक्चुअल डेटा पढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा? नहीं होगा भाई साहब। आप करंट जब पढ़िए या जीएस का सेक्शन जब आप पढ़िए तो वहां पर उसकी ऐतिहासिक अर्थात उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या वो डायनामिक सेक्शन से कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, किसी भी चीज को कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में पढ़ेंगे, तब आप ये पाएंगे कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और वहां पर आपका ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्चुअल डेटा भी आपका क्या होगा, रेडी होता हुआ चलेगा। तो आप अपने पढ़ने के तरीके को बदल लीजिए, एग्जाम कैसा भी होगा आप उसको टैकल कर ले जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है यहां पे? आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूध उत्पादन में वृद्धि, मिल्क प्रोडक्शन। आप जानते हो कि भारत लगातार कई वर्षों से मिल्क प्रोडक्शन में अर्थात दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और इसके लिए सरकार गोकुल मिशन से लेकर के अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। और आप जानते होंगे जो है भारत में गायों को पूजा जाता है और गायों के फलस्वरूप जो है बहुत ज्यादा जो है पैदावार जो है प्रोडक्शन जो है दूध का होता है, ठीक है। चलिए आइए, भारत 1998 से 1998 से, हो सकता है आप में से किसी का जन्म भी उस समय नहीं हुआ हो, खैर कोई बात नहीं, हमारा तो हो गया था, ठीक है। तो 1998 से दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और अब वैश्विक दूध उत्पादन में 25% का योगदान जो है देता है। यानी कि ग्लोबली अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबली प्रोडक्शन में 25% का जो रेशियो है वो आपका भारत का है। भारत जो है योगदान देता है 25% का अपने आप में, ठीक है। बड़ा डेटा है अपने आप में। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में, लास्ट 10 ईयर्स में
दूध प्रोडक्शन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में 63.56% की वृद्धि देखी गई है, अर्थात 63.56% का ग्रोथ देखने को मिला है। कब? पिछले 10 ईयर था, अर्थात लास्ट 10 ईयर में इतनी वृद्धि जो है मिल्क प्रोडक्शन में देखने को मिली है। भारत में दूध उत्पादन 2014-15 के दौरान 146.3 मिलियन टन से बढ़कर के 2023-24 के दौरान कितना हो गया है? 239 यानी कि 239 यानी कि 239.2 मिलियन टन हो गया है भाई साहब। ये डेटा, ये सब डेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा भाई साहब, ठीक है? बाद में मिलेगा नहीं आप लोग को। अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी का है, पीसीएस का है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। निबंध में भी ये सारे पॉइंट आपको नजर आएंगे वहां पर, ठीक है? तो ये सब बेटा ऐवी मैंने नहीं लिखा दिया है। मैं चाहता तो एक पॉइंट लिखा के छोड़ देता, लेकिन मुझे पता है कि आपको मुख्य परीक्षा भी देनी है, निबंध भी लिखना है, आपको यूपीएससी का भी एग्जाम देना है, पीसीएस का भी एग्जाम देना है। तो ये डेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए प्लीज, ठीक है? सिर्फ गोलगप्पे जैसे बैठने से कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में वार्षिक वृद्धि दर 5.7% है, जबकि विश्व में दूध उत्पादन 2% वर्ष की दर से बढ़ रहा है। ठीक, चलिए बाकी यहां पर कुछ डेटा और लिखे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दूध उत्पादन के लिए कुछ पहले चलाई गई हैं, आप जानते होंगे, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। तो आप जानते होंगे इस मिशन के अंतर्गत क्या किया जाता है? गोवंशीय पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार देसी नस्लों के विकास और संरक्षण तथा गोवंशीय आबादी के आनुवांशिक उन्नयन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का क्रियान्वयन कर रही है। आप जानते होंगे जो देसी गाय होती हैं वो ही लाभकारी होती हैं। जो आपकी जर्सी गाय जो होती हैं, जो फॉरेन की गाय होती हैं, उनमें उनके मिल्क में उतना जो है, जो क्या कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस होते हैं वो नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए जब भी आप गौ पालन करें या गौशाला जब भी आप बनाएं तो ध्यान दीजिएगा देसी नस्ल की जो गाय होती हैं उन पर फोकस कीजिएगा, ठीक है? हाइब्रिड वाली जो गाय जो होती हैं उन पर फोकस मत कीजिएगा, उनमें कई सारे हानिकारक जो है तत्व पाए जाते हैं, ठीक है? रिसर्च में ये बात सामने आई हुई है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन चलाया गया, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, ठीक है? मैं बता नहीं रहा हूं तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा इसमें, ठीक है? चलिए, इसके अलावा पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से जो है अब इसे पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसके बारे में मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स में, अगर आपको याद हो, और शायद 10-12 दिन पहले की बात है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी खूब बताया था। इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें इसका उद्देश्य क्या है? पशु रोगों के विरुद्ध रोग निरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी तथा पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना। यानी कि जो भी डिजीज होती हैं, जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं, तो उनमें उनका वैक्सीनेशन करना, ठीक है? इसके अलावा उनको मेडिकल की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटीज को प्रदान करना, ये सब दरअसल इस वाले प्रोग्राम में आता है। क्या? पशुधन स्वास्थ्य, यानी कि जो भी हमारे जो भी पशु हैं, एनिमल्स हैं, उनके स्वास्थ्य पर, उनके डिजीज कंट्रोल पर जो है कार्यक्रम में चलाया जा रहा है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने करंट अफेयर्स में कराया हुआ था, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है? नहीं याद होगा तो क्या कीजिएगा, नहीं ध्यान होगा तो इसका मतलब कि आप लोग फिर मटरगस्ती करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, ठीक है? 100 की सीधी बात, ठीक है भाई साहब? मैं फिर से कह रहा हूं कि कलम आपकी चलनी चाहिए और लगातार प्रयास करने हैं, आपको अच्छी तरीके से जीएस और करंट पर भी फोकस करना है अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है? आप फट से मुझे इसका उत्तर बताइएगा कि क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है? देखता हूं कि कितनी ध्यान से आपने अभी पढ़ा इसको। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, उत्तर कमेंट करके बताइएगा मुझे तुरंत। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब क्या? रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला कथन क्या है कि भारत 1998 से दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और अब वैश्विक दूध उत्पादन में 25% का योगदान देता है। बताओ क्या है इसका उत्तर, ठीक है? आगे दूसरा कथन क्या कह रहा है कि भारत में दूध उत्पादन 2014-15 के दौरान 146.3 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 के दौरान 239.2 मिलियन टन हो गया है। अब मुझे बताओ कि भैया इसमें से कौन सा कथन क्या होगा, सही होगा? आपके सामने यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। इन चारों कथनों में से कौन सा एक कथन क्या होगा, सही होगा? मैं अपेक्षा करता हूं कि आपसे कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। फट से मुझे कमेंट करके बताओ, आप इसका उत्तर देंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कि आपने अभी इसके एक्सप्लेनेशन को कितने शिद्दत के साथ पढ़ा था, कितने शिद्दत के साथ आपने देखा था। फट से कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आज आपका बुद्धि कि आपका
जो है कितनी कैपेसिटी है आपको पढ़ाई करने में, ठीक है। फट से मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके सामने 30 सेकंड का जो है आपके सामने मैं आपको मौका दे रहा हूं। चलिए बताइए फटाफट जल्दी से, जल्दी जल्दी से भाई साहब उत्तर मुझे बताओ इसका, फटाफट 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 देखते हैं। चलिए बढ़े आगे, अभी मैं कमेंट सबका एक एक करके देखूंगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं बता दे रहा हूं इसका उत्तर क्या होगा। क्या पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो अगर आप पहले कथन पर नजर डालेंगे तो यहां पर क्या लिखा है कि 1998 से दूध उत्पादन में जो है दूसरे स्थान पर है भारत। नहीं भाई साहब, पहले स्थान पर है। बस यही क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया, यानी कि और यह जो कथन है ये आपका सही है, तो ये वाला क्या हो गया रॉन्ग हो गया। और कौन सा सही नहीं पूछा है, तो बस केवल एक सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए बढ़िए आगे बढ़िए। भारत का रक्षा उत्पादन, अब इस प्रश्न को हमने अभी पहले कराया हुआ, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में मैंने यहां पर आपको करा दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है, कि जो है आपका जो आपकी ग्लोबली जो है जो स्ट्रेंथ हमारी है ग्लोबली इंडियन डिफेंस की, वो किस प्रकार की है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे ग्रोथ इन डिफेंस एक्सपोर्ट में कि कितना वृद्धि हमने की है। वैल्यू जो यहां पर दी गई है ये वैल्यू करोड़ों में दी गई है। तो अगर आप इसको देखेंगे, पहले इस इमेज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये इमेज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, अगर हम बात करते हैं ग्लोबली जो है अपने प्रोडक्शन की, ठीक है, एक्सपोर्ट की, तो यहां पर ए भाई साहब मैप थोड़ा बड़ा हो जा रहा है बाबा, यू क्या हो रहा है, इस मैप में कुछ गड़बड़ हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूं मामला इसका कैसे कैसे चलेगा। देखो जैसे ग्रोथ इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स में अगर आप बात करेंगे, ये देखो यहां पर 2014-15 की तो 1941 करोड़ रुपए है यहां पर, और अगर आप 2023-24 का डेटा देखेंगे तो यहां पर 21,083 करोड़ रुपए जो है ये है आपका क्या है, ये ग्रोथ डिफेंस है एक्सपोर्ट में, ठीक है। किस तरीके से हमने एक्सपोर्ट में ग्रोथ किया है डिफेंस सेक्टर में, यहां पर आपके सामने इमेज दिखाई दे रही होगी, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए ये इमेज वगैरह आप बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर भारत का रक्षा उत्पादन 2023-24 में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह मेक इन इंडिया पहल से प्रेरित होकर के ही हुआ है, आप जानते होंगे। रक्षा बजट में 2013 से 14 के बीच 2.53 लाख करोड़ रुपए से 2025-26 में 6.89 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देश के दृढ़ संकल्प को उजागर करती है। मैंने कई बार कहा है कि वर्तमान सरकार डिफेंस पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर और एम्प्लॉयमेंट पर खूब फोकस कर रही है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट पर क्वेश्चन मार्क कई बार बहुत लगता है, खासकर यूपी गवर्नमेंट पर बहुत लगता है, क्योंकि SSC का हालत क्या है, पीसीएस का हालत क्या है, सभी लोग जानते होंगे। लेकिन फिर भी सरकार स्वरोजगार के लिए काफी हद तक काम करती है, एमएसएमई के लिए नई नई योजनाएं चलाती है, लोन के लिए भी सरकार कई स्तर के प्रोग्राम चलाती है। तो स्वरोजगार के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए सरकार उतना बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रही, जो मुझे लगता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। आगे, भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर के वित्त वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए हो गया, जो कि मैंने आपको यहां पर अभी बताया, ये देखिए यहां पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट यहां पर और देखे गए हैं। ये पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है एक्सपोर्टिंग जो 100 कंट्री नेशंस हैं, उनमें से टॉप 3 जो कंट्री आपकी हैं, ठीक है, टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023 एंड 24 में आप देखेंगे जो ये हमारा टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट जो कंट्री हैं, उनमें से नंबर 1 पर आपका क्या आएगा, नंबर 1 पर आपका आएगा भैया, ये आएगा नंबर 1 पर आएगा आपका यूएसए, नंबर 2 पर आएगा फ्रांस और नंबर 3 पर आएगा आपका अर्मेनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से। यहां पर मैं आपको जूम करके इसको दिखा दे रहा हूं इमेज को, ये देखिए यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है क्या, एक्सपोर्टिंग टू 100+ नेशंस, इनमें से टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023 एंड 24 में, जिसमें नंबर 1 पर यूएसए है, सेकंड पे फ्रांस है और तीसरे पर क्या है आपका अर्मेनिया है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर अगर आप देखेंगे कुछ डेटा हमने और यहां पर दे दिया है, जो कि आपके एग्जाम को के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए 5 नंबर पॉइंट, भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है, यानी कि तो ये अपने आप में क्या है, बड़ी बात है। इंपोर्ट करता है वहां पर, एक्सपोर्ट करता है वहां पर, ठीक है। जिसमें 2023-24 में अमेरिका,
फ्रांस और आर्मेनिया शीर्ष खरीदार के रूप में उभरे हैं, जो कि अभी हमने आपको जस्ट यहां पर बताया आपके सामने डेटा इमेज के माध्यम से। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकेगा फैक्चुअल डेटा के रूप में, राइट। चलिए, सरकार का लक्ष्य यह भी हमने आपको बता ही दिया कि 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक जो है पहुंचाना है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। और उसके साथ साथ में ग्लोबली जो है रक्षा विनिर्माण में, यानी कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चर होगा, इस डिफेंस मैन्युफैक्चर में सेंट्रल यानी कि सेंटर के रूप में, यानी कि केंद्र के रूप में भारत की जो इंपॉर्टेंस होगी वो क्या होगी, मजबूत होगी, अच्छी होगी अपने आप में। ठीक है, तो सरकार डिफेंस सेक्टर में दरअसल क्या कर रही है, इंपोर्ट को बढ़ावा दे रही है और स्वदेशी रक्षा उत्पादनों में भी सरकार जो है अपने आप को सशक्त बना रही है बहुत तेजी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित बिंदु उन प्रमुख सरकारी पहलों को रेखांकित करते हैं जो रक्षा क्षेत्र में, यानी कि डिफेंस फील्ड में विकास यानी कि डेवलपमेंट, नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करते हैं। तो ये डेटा भी यहां पर दिया गया, लेकिन उसके पहले आप सामने यहां पर एक छोटी सी इमेज है क्या, कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो आपका डिकेडल जो ग्रोथ है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट में, वो यहां पर आप देख पा रहे हैं करोड़ रुपए में है। 2014-15 में, सॉरी 2004 से लेकर 14 के बीच में यहां पर 4,312 करोड़ रुपए है यहां पर, फिर 2014 से 24 के बीच में आप देख पा रहे होंगे 88,319 करोड़ रुपए का जो यहां पर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं यहां पर दिखाई गई हैं जिसके माध्यम से दरअसल रक्षा क्षेत्र में विकास और नवाचार को बढ़ावा मिला है, जैसे कि उदारीकृत एफडीआई नीति। आप जानते होंगे एफडीआई नीति, भाई एफडीआई को बहुत बैलेंस किया गया, और एफडीआई को जब बैलेंस किया गया, ठीक है, वन विंडो सिस्टम किया गया, इसके अलावा में जो कठिन रूल और रेगुलेशन थे उनको आसान किया गया, जिससे एफडीआई आने में आसानी हुई। एफडीआई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं, अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफडीआई को क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। और एफडीआई पर प्रश्न खूब पूछा जाता है, जब एफडीआई में वृद्धि हुई थी तो उस समय एफडीआई पर प्रश्न पूछा गया था कि भारत के लिए एफडीआई का आना अच्छा है कि खराब है। इस पर भी आप लोग कमेंट जो है कर सकते हैं। और एफडीआई पर यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कहीं ना कहीं निबंध के दृष्टिकोण से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको टास्क देता हूं भैया, टास्क नंबर 2 आज आपका है कि आप लोग एफडीआई को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि एफडीआई सेक्टर क्या है और भारत को इससे किस प्रकार का लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने ढिलाई दी एफडीआई के रूल एंड रेगुलेशन में। इससे क्या हुआ, इस एफडीआई में जो है जब थोड़ा सा चीजें आसान की गई तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने सितंबर 2020 में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को उदार बनाया, और जिससे स्वचालित मार्ग से 74% तक और सरकारी मार्ग से 74% से अधिक एफडीआई की अनुमति मिल गई। और अप्रैल 2000 से रक्षा उद्योग में कुल एफडीआई $21.74 मिलियन है। तो यह भी अपने आप एक अच्छा डेटा है जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, बाकी कई सारे प्रोग्राम और चलाए गए, जैसे कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स चलाया गया है, आप इसके बारे में भी जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा मंथन कार्यक्रम आप जानते होंगे कि एरो इंडिया 2025 कार्यक्रम चलाया गया था। उसमें मंथन कार्यक्रम के तहत बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के दौरान आयोजित वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन ने रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र के प्रमुख नव प्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, शिक्षाविदों, निवेशकों तथा उद्योग जगत के अधिकारियों को एक साथ लाया, जिससे तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता में विश्वास की पुष्टि हुई। और एरो जो आपका ये एरो इंडिया 2025 जो था, यानी कि इसको भी हमने आपको अच्छे तरीके से कराया था अलग से, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग अलग से डेटा पढ़ लीजिएगा, जो आपका ये एरो इंडिया 2025 प्रोग्राम अभी हाल ही में जो कि आयोजित हुआ था बेंगलुरु में आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ में कुछ और प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे कि रक्षा परीक्षा अवसंरचना योजना हो गया, घरेलू खरीद को प्राथमिकता दे हो गई, घरेलू खरीद आवंटन हो गया। इनको आप लोग पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर सब कुछ पढ़ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, जो पीडीएफ आपको मिलती है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी डेटा ऑलरेडी हमने आपको करा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ किस वर्ष तक सरकार का लक्ष्य रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। आई थिंक ये 2 बार क्वेश्चन शायद हो गया संभवतः, है ना, कोई बात नहीं एक ही बार है। चलिए, तो ये इसका उत्तर क्या होगा, जरा मुझे बताओ कि किस वर्ष तक सरकार का लक्ष्य रक्षा निर्यात को दरअसल क्या करना है, 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2020 तो बीत गया, तो 30 नहीं 2029, यानी कि सी इज द राइट आंसर, जो कि अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, ये टारगेट है सरकार का।
इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक, चलिए अब वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि एफटीएफ निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन अभी हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट तो प्रश्न नहीं है लेकिन हाँ मे भी पूछ ले आपके एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। चलिए, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल निजी क्षेत्र सहयोग मंच, ठीक है, 2025 का आयोजन 25 से लेकर के 27 मार्च 2025 तक मुंबई में आयोजित किया गया। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। और इस मंच की मेजबानी भारतीय रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय कर रहे हैं। अब ये दोनों फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपके लिए, ठीक है, और बाकी ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एफएटीएफ की अध्यक्ष हैं एलिसा डी एंडा माद्रा, जो 26 मार्च को पीएससीएफ 2025 का औपचारिक उद्घाटन इन्होंने किया, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया है। तो आरबीआई गवर्नर कौन है भैया, संजय मल्होत्रा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी यहां पर कुछ पॉइंट और दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि यहीं पर 3 ही फैक्ट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी डिटेल्स में अगर आपको इसका बैकग्राउंड पढ़ना है कि क्या क्या उसमें हुआ तो आप लोग इसको अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब मैं इसलिए दे देता हूं ताकि आपको इसका चीज पॉइंट सारे याद रहें, और अगर इसको हम उसके उद्देश्य की बात करते हैं, मोटो क्या है इसका, तो मोटो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, सहयोग को बढ़ावा देकर के सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करके और उभरती वैश्विक चुनौतियां जो भी ग्लोबली हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान, उनका सॉल्यूशन निकालना और समाधान करके एफएटीएफ के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण मानकों के कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है। यहां पर देखो एक टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गई, मनी लॉन्ड्रिंग। क्या टर्मिनोलॉजी आ गई आपके सामने, मनी लॉन्ड्रिंग। भाई साहब मनी लॉन्ड्रिंग पर पेपर थर्ड में आपके खूब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी वाले सेक्शन में कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये 2 टॉपिक आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। कौन कौन से, तो इसको आप लोग अलग से नोट्स बना लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, बहुत बार प्रश्न यहां से भाई साहब पूछा है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और ये आपका जो क्या है, साइबर सुरक्षा। ठीक है, साइबर सुरक्षा, ठीक है, साइबर सुरक्षा। और इसके अलावा एक चीज आजकल और चर्चाओं में रहती है, उसको क्या बोलते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 3 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए खूब इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़े हुए कई सारे और टॉपिक भी हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये 3 टॉपिक दे रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी एंड एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस पर खूब सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये निबंध के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 टॉपिक को आप लोग क्या करिएगा, रेडी करिएगा। ये आपका क्या है, टास्क है भाई साहब, क्या है, टास्क है, अर्थात ये आपका होमवर्क है जो कि आपको निबंध और आपके मुख्य परीक्षा में दोनों में काम आएगा। ठीक है, और इस पर इंटरव्यू अगर हमें प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रश्न आपके सामने है कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कहां पर किया गया, कहां पर किया गया, ये किया गया भैया बी, मुंबई में किया गया ना। देखो यहां पर मुंबई है कि नहीं है, ये देखो मुंबई है ना, तो मुंबई में, ये नई दिल्ली नहीं होगा। अब यहां पर आप में कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, मुंबई होगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए कृष्णा भारती का निधन हो गया अभी हाल ही में, आप जानते होंगे, और ये दरअसल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पासला कृष्णा मूर्ति की बेटी हैं कृष्णा भारती। इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया 23 मार्च को, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, आप जानते होंगे, और प्रधानमंत्री मोदी भी इनके नजदीक थे अपने आप में। ठीक है, इनका लगाव था, और अभी हाल ही में गांधीवादी मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखती थी ये, और उन्होंने जीवन भर उन्हीं मूल्यों को बनाए रखा अपने आप में। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए भी प्रयास किया, व्यापक स्तर पर दलितों के उत्थान के लिए काम किया। ठीक है, उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों और गौशालाओं को दान दिया, और वह आजीवन जो है क्या रही, अविवाहित रही, यानी कि उन्होंने शादी नहीं किया था अपने आप पे। ठीक है, अब बताइए आपके सामने प्रश्न जो है कि हाल ही में कृष्ण भारती का निधन हो गया है, उनका संबंध है क्या थी, वो पत्रकार थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, खिलाड़ी थी, या इनमें से कोई नहीं, तो सिंपल सी बात है वो स्वतंत्रता सेनानी थी। दैट मींस कि बी इज द राइट आंसर। याद रहेगा, जितने भी महत्वपूर्ण निधन होते हैं, ठीक है, उनको आप लोग प्लीज जरूर ध्यान दिया करें, जिन पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ट्वीट किया करें उनके निधन पर, तो ऐसे निधन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, यह भी अभी चर्चाओं में रहा है, और आप जानते होंगे कि भारत और किर्गिस्तान के मध्य में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और अभी जो हाल ही में जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो आयोजित किया गया, ठीक, खंजर 2023 मार्च को
टोकमोक में, ठीक है, सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। यह अभ्यास 10 मार्च को शुरू हुआ था, ठीक है, और अभी चूंकि खत्म हुआ है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच सहयोग को क्या करना है, मजबूत करना है। आतंकवाद जो है, ठीक है, जो आपका काउंटर टेररिज्म है उसको सही करना है। इसके अलावा ऊंचाई पर जो है जाकर के युद्धाभ्यास करना, और इस युद्धाभ्यास का न सिर्फ एक मोटो यह है कि हम लोग आपसी जो है काउंटर टेररिज्म को जो है रोकें और उसके खिलाफ काम करें, उग्रवाद पर काम करें, बल्कि इस युद्धाभ्यास का एक मेन मोटो यह भी है कि जो भारत और किर्गिस्तान के मध्य में जो सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं, जो आपस में जो विविधताएं हैं, वो भी आदान प्रदान हो और एक दूसरे के संस्कृति और परंपराओं का हम सम्मान करते हुए आगे बढ़े। यह भी दरअसल इस संयुक्त सैन्याभ्यास का मेन मोटो है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच सहयोग को मजबूत करना, उच्च ऊंचाई पर युद्ध कौशल को निखारना और आतंकवाद विरोधी रणनीति को बेहतर बनाना। आप जानते होंगे कि किर्गिस्तान की जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके आधार पर जो है उच्च ऊंचाई पर युद्ध कौशल को यहां पर क्या करना है, मजबूत करना है। आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को बेहतर बनाना, यानी कि जो काउंटर टेररिज्म है उनको जो है उनके खिलाफ काम करना है, ठीक है। इस अभ्यास में भारत के पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड के विशेष बलों ने हिस्सा लिया। दोनों सेनाओं ने स्नाइपिंग, जटिल इमारतों में घुसपैठ, पहाड़ी युद्ध कला और बाकी अन्य जो आतंकवाद रोधी जो अभियान है उनमें अभ्यास किया। खंजर अभ्यास पहली बार 2011 में हुआ था। यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। और अब यह एक वार्षिक जो है आयोजन दरअसल बन गया, यानी कि प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया, मैंने आपको बता दिया। और अगर आप बात करेंगे तो यह दरअसल भारत और किर्गिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण जो इसका हुआ था 2024 में, दरअसल कहां पर हुआ था, पिछला संस्करण 2024 में भारत में हुआ था, ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और ये 23 मार्च को भैया संपन्न हो गया, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब बताओ कि संयुक्त विशेष अभ्यास खंजर निम्नलिखित में से किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभी जस्ट हमने आपको बताया, बहुत ही आसान है, भारत और नेपाल, भारत और किर्गिस्तान, या भारत और जो है आपका रूस, या भारत और इजराइल। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ये इसको जरा सही करिए थोड़ा सा, ये हो गया जहां पर थोड़ा सा आपको मिस्टेक कहीं लगा के तो उसको आप लोग सही कर सकते, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये जो खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो क्या है, बी, यानी कि भारत और किर्गिस्तान के मध्य में जो है ये किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, भारत चीन सीमा मामलों पर आपसी बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि लंबे समय से दरअसल भारत और चीन में जो है सीमा को लेकर के जो डिस्प्यूट था वो अपने आप पे लगातार बढ़ता चला जा रहा था और कई बार झड़पें भी आपस में हुई हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के अभी लास्ट ईयर भी बैठक एक हुई थी और अभी भी एक बैठक जो है संपन्न हुई है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ इसमें न्यूज है। तो भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 25 मार्च को बीजिंग चीन में 33वीं जो है बैठक संपन्न हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुई है, ये चीन में हुई है, चीन के बीजिंग में हुई है और ये 33वीं जो है दरअसल बैठक हुई है ताकि जो भारत चीन सीमा जो मामला है उसमें परामर्श हो सके और उसमें समन्वय आपस में स्थापित हो सके, ठीक है। जिसमें क्या हुआ है, ट्रांस बॉर्डर नदियों और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर क्रॉस बॉर्डर सहयोग और आदान प्रदान फिर से शुरू करने पर विचारों का आदान प्रदान जो है किया गया है। यह भी इसमें चर्चा दरअसल क्या की गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे, भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किसने किया, संयुक्त सचिव जो है आपके गौरांगलाल दास ने किया है। यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे पूछने एग्जाम में। और चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा एवं महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक कौन, होंग लियांग। तो चीन की तरफ से किन्होंने किया है, चीन की तरफ से किया है होंग लियांग ने इस जो है बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। दिसंबर 2024 में आप जानते होंगे कि दिसंबर 2024 में दरअसल बीजिंग में भारत चीन सीमा प्रश्न पर जो है विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक के दौरान किए गए निर्णयों को प्रभावी बनाने और प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों और प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया, ठीक। इसके अलावा भारत और चीन के बीच लगभग 3,440 किलोमीटर, लगभग 4,000 किलोमीटर की लंबी जो है सीमा होती है जिसको हम लोग एलएसी बोलते हैं, आप जानते होंगे। और चीन से भारत की सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है। यह फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो 5 राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। अगर हम मैप की बात करते हैं तो यहां पर आप मैप के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कहां पर जो है जुड़ता है। ठीक है, ये देखो, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो, ये आपका क्या चीन है यहां पर। ठीक है, यहां पर चीन है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से जो है यहां पर राज्य आपके दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, यहां पर उत्तराखंड हो गया आपका, और बाकी यहां पर अरुणाचल प्रदेश वगैरह यहां पर आपके चीन के साथ सीमा साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी आप लोग क्या करिएगा, याद करिए, कई बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कि चीन के साथ में कौन कौन से जो है जगह जो है भारत की जो है वो सीमा साझा करती हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर क्या क्या, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखो सिक्किम कहां है भैया, सिक्किम ये छोटा सा है, देखो ये देखो छोटा सा सिक्किम है, यहीं पर सिक्किम है और यहीं पर चीन के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, यहां पर देखिए, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आप लोग को। कई बार सिक्किम के साथ क्या होता है, सिक्किम के साथ कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखो सिक्किम भैया यहां पर है, देखो ये देखो, ये चीन हो गया आपका, और ये देखिए आपका सिक्किम हो गया यहां पर, और ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ये सब सीमा साझा करते हैं उसके साथ, चीन के साथ में। ठीक है, चलिए, बाकी अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा विवाद लगा हुआ है चीन का, आप जानते होंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका, अच्छा ये हो गया और ये हो गया इसका उत्तर। अब प्रश्न आते हैं, बाकी आप जानते होंगे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको हम लोग बोलते हैं, भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। कई बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, और चीन की कुल 14 देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है। 14 देश कौन कौन से हैं चीन, जैसे कि उत्तर कोरिया हो गया, रूस हो गया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इतनी कंट्रियां हैं जिनके साथ में चीन सीमा अपना साझा करता है, जो कि यहां पर आपको चाइना दिखाई दे रहा होगा। यह आपका मंगोलिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इधर भूटान, बांग्लादेश दूर हो गया, हालांकि इधर इंडिया हो गया आपका, वियतनाम हो गया। ये सब कंट्री यहां पर दी गई हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैप आपको आना जरूर चाहिए किस तरीके से ये 14 कुल देश हैं, इन 14 देश की सीमाएं दरअसल चाइना के साथ में लगती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न आपके लिए। चलिए, अब बताइए, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 33वीं बैठक कहां संपन्न हुई? बीजिंग में, नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट तो हमने आपको बताया था कि बीजिंग में संपन्न हुई है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे, मेरे अनुसार तो कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। चलिए, अब बताइए, आपके सामने एक प्रश्न है, यानी कि आज का अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको देना है। क्या देना है कि किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर की स्थापना की और जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर? कौन है? बहुत आसान सा प्रश्न है और मुर्शिदाबाद अक्सर चर्चाओं में रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं, तो आप लोग इसका उत्तर बताइएगा मुझे कमेंट करके। ठीक है, और उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो अगर नहीं आता होगा तो आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा, और अगर आता होगा तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। राइट, चलिए, अब आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैं आपको डेली बताता हूं कि अगर आपका टारगेट पीसीएस का है तो उसके लिए हम लोग पीसीएस के टेस्ट चलाते हैं। 12,000 प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरे टॉपिक का सिलेबस कराते हैं, कवर कराते हैं, और उसमें आपका हम टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो है डेली कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से चलता है। 25 क्वेश्चन एक दिन, अगले दिन जो है 50 क्वेश्चन, संडे को 50 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। इसके अलावा पीसीएस का मेंस का आंसर राइटिंग भी हम लोग कराते हैं। ठीक है, जहां पर आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं डेली, 5 क्वेश्चन विथ मॉडल आंसर के साथ में और 5 क्वेश्चन दरअसल बिना मॉडल आंसर के, जिसको आपको लिखना होता है। उसकी कॉपी हमारी चेक होती है, आपकी चेक होती है, और 48 घंटे के भीतर आपकी कॉपी का फीडबैक आपको दिया जाता है। राइट, जहां पर नंबर क्या लिखा है, 8604409201। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। आगे, अब आपके लिए एक निबंध का प्रश्न है कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व, इस पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। जो आरओ के अभ्यर्थी होंगे वो लोग लिखिएगा इसको 600 शब्दों में, 600 वर्ड्स में। जो पीसीएस के अभ्यर्थी होंगे वो लोग इसको 700 वर्डों में लिखेंगे, और जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट होंगे
वो इसको 1000 वर्ड्स में लिखेंगे। ये आपके सामने एस्से है, इस पर आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई इश्यू होता है, तो आप इसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट सेशन। बाकी कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, आप निसंकोच होकर मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ। और आप लोग से मेरे विनम्र निवेदन है कि आप लोग कम से कम करंट अफेयर्स पर फोकस जरूर किया करिए। एक बड़ा सेगमेंट ये कवर करता है करंट अफेयर्स, और आप लोग दिन भर जीएस पढ़ते रहते हो, करंट अफेयर्स छोड़ देते हो, अंतिम समय में पढ़ते हो, तब आपके सारे प्रश्न सही नहीं होते हैं। इसलिए लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी कहीं ना कहीं आपको प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ में अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर भी करंट के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए दैनिक रूप से करंट अफेयर्स का रिवीजन आप लोग जरूर किया करिए, और अपना जो है नोट्स भी जरूर बनाया करिए। इसकी पीडीएफ आपको जो आपका टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है डिकोड एग्जाम का, पब्लिक ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आपको मिल जाया करती है रात के 9 बजे। ठीक है, फिर बाकी हम लोग मिलेंगे कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन को दूर रखिए, अपने को सशक्त बनाइए, मजबूत बनाइए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मेरी तरफ से अनंत आत्मिक शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी, तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।